नमस्ते, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में 54th रैंक हासिल की है। मैं अभी आपको अपनी एक स्मॉल स्टोरी और इसके माध्यम से जो भी मैंने मोटिवेशन गेन की है और अगर आपके लिए भी ये मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है तो उसको सुनाना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं आप में से जो भी लोग इस तैयारी में सालों से लगे हुए हैं और जो इस तैयारी में घुस रहे हैं उन सबको एक प्रेरणा देगी हमेशा आगे बढ़ते रहने की। तो मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ जो कि गोरखपुर शहर में पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया है वो बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। तो मैंने पहले वहाँ से जो है शुरुआत की थी अपनी 8th तक की पढ़ाई वहीं से की है। उसके बाद जो है 9th 10th 11th 12th मैंने गोरखपुर से की है और उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। तो जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो उस समय मैं भी बाकी बच्चों की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है गाइडेंस नहीं होती है, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे घर पे ये बताया जाता है कि बेटा दिल्ली चले जाओ क्योंकि यहाँ पे तो रिसोर्सेज नहीं है ना इन्वायरमेंट है। तो हमें मतलब मैं भी उसी तरह दिल्ली शिफ्ट हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मैं शायद प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊंगा। और क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा तो मुझे लगा कि कुछ एस्पिरेंट्स के बीच में रह करके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने यहाँ पे दिल्ली में अपना पहला अटेम्प्ट जो था वो दिल्ली से ही दिया था, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है दिल्ली आपके लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है तो आप दिल्ली छोड़ सकते हैं, आप घर पे भी जा सकते हैं। मैं जब दिल्ली में था शुरू में तो मेरी लगातार तबीयत ख़राब होती रही है क्योंकि जो है मुझे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं काफ़ी सारे। मेरा जब पहला प्रीलिम्स था अक्टूबर 2020 में, तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी 10-15 दिनों के लिए और मैंने प्रीलिम्स फिर जो है किसी तरह दिया था। उसके बाद मेंस 2020 से पहले भी मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे जो है निमोनिया हो गया था एग्ज़ाम देते टाइम मेंस के। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे मेरा पहला अटेम्प्ट था मेंस और मुझे मेंस देना था, तो मैंने जो है पूरे पेपर्स फीवर में ही लिखे। जब मैं मेंस दिया और जब मुझे जो है मैं घर गया वापस से तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा कि दिल्ली मेरे लिए सही प्लेस नहीं है। फाइनली 23 मार्च 2021 को मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया था और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरा कितने मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस दिन के बाद से लेकर के लगभग 10 दिनों तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी थे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सबको एक उम्मीद थी कि मुझे इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। और काफ़ी सारे लोग मेरी तबीयत को, काफ़ी सारे लोग जो है दिल्ली में रहने को, काफ़ी सारे लोग जो मेरी मेट कंटिन्यूसली नहीं आती थी उसको, काफ़ी सारे लोग मेरे किस्मत को जो है ब्लेम कर रहे थे। लेकिन जो मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो मेरी तैयारी है वो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, इसी वजह से मुझे ये रिज़ल्ट देखने को मिला है, वरना जो है ये रिज़ल्ट मेरा नहीं आता। तो जब भी हम अपने लाइफ में लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, जब भी हम अपने लाइफ में जो है सबसे निचले पॉइंट पे पहुंचते हैं, जब भी हम फेलियर फेस करते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होते है सेल्फ डाउट। हम खुद पे जो है बहुत सारे सवाल खड़े करने लगते हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ, इस जो भी ये लड़ाई है, जो भी ये रेस है, इसमें मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, क्या मेरा IQ लेवल ऐसा है, या फिर क्या मैं एक एवरेज कैंडिडेट से ऊपर हूँ, क्या मेरे पास एक एज है जो मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, मुझसे तो कोई चीज़ याद भी नहीं होती है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम के लायक हूँ भी या नहीं हूँ, कोई छोटे एग्ज़ाम दे करके तैयारी शुरू कर दूँ क्या, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डाउट तो ये आता है कि यार ये तैयारी छोड़ ही देता हूँ, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, ये एग्ज़ाम मेरे लिए है ही नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हर किसी के साथ आते हैं, मेरे साथ भी ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद से आंसर किया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इस प्रिपरेशन में सीखने को मिली है वो ये है कि जब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट आता है तो उसका आंसर आपको खुद से लेना है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान आपको आंसर कर रहा है वो शायद आपको आपसे अच्छा नहीं जानता है, वो आपके आउटर पर्सपेक्टिव को जानता है, वो आपके आउटर नेचर को जानता है और वो आपको जो देख रहा है वो जानता है। आप अंदर से क्या सोच रहे हो, आप अंदर से क्या फील करते हो, आप अंदर से कितने कैपेबल हो, आपकी विल पावर कितनी है, ये सिर्फ आपको पता है। इसलिए जब भी इस एग्ज़ाम में जिस भी स्टेज पे आप फेल हो तो आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए कि मेरे अंदर जितने भी क्वेश्चंस अराइज होंगे इन सब का आंसर मुझे खुद देना है। और अगर आपका मन करे तो उन आंसर्स को एक कॉपी में लिख भी लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब भी आप आगे देने जा रहे होंगे पेपर ना, और आखिरी दिन जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप
कितने ज़्यादा कैपेबल पर्सन हैं और आप क्या कर सकते हैं लाइफ में। मैंने जब पहले बार फेलियर देखा कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और जो है क्लियर नहीं हुआ था, तो ये एक बहुत ही बुरा फेज़ रहता है लाइफ का। आप शायद अगले 1 महीने 2 महीने तक आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं पर पढ़ाई नहीं होती है। आप वही बुक्स उठाते हैं, आपको लगता है यार यही तो पिछली बार भी पढ़ा था लेकिन फिर से क्यों नहीं हुआ, यही चीज़ फिर से कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक डार्क है, एक डार्कनेस है पूरे रूम में, जिसमें हमको आइडिया नहीं है कि यूपीएससी किधर है और हमारा तीर लगेगा भी कि नहीं वहाँ पे। इस तैयारी में एक जो मोटिवेशन है ना मेरे अंदर और आप सभी के अंदर ये होनी चाहिए, वो ये रही है कि हम जो करने जा रहे हैं सर्विस में वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना बड़ा है और वो हमारी सोसाइटी के लिए या फिर हमारी फैमिली के लिए या फिर इस कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपके अंदर आग है, वो आपके अंदर जज्बा है कि आप अपनी कंट्री के लिए या फिर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं और इस तरह का कोई मोटिवेशन है आपके अंदर, तो आप ज़रूर उस फेज से बाहर निकल करके वापस इस क्रम में लग जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर जो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं कि पावर चाहिए थी या फिर पैसा चाहिए था या फिर प्रेस्टीज चाहिए थी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है एक सोशल स्टेटस चाहिए था, ये मोटिवेशन आपको बहुत दिन तक इस प्रिपरेशन में टिका नहीं पाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो इस प्रिपरेशन में आते हैं वो वेब सीरीज़ देख करके, एस्पिरेंट्स देख करके आ गए, काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन करने के लिए। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख करके यहाँ प्रिपरेशन करने आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि उनके दोस्त का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इस वजह से प्रिपरेशन करने आ जाते हैं। उनको बस मेरा एक सिंपल सा संदेश है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका जो मोटिवेशन है वो आपके आसपास के लोग या फिर कोई वेब सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन आपके अंदर है तभी आप इस तैयारी में 3 साल 4 साल या 5 साल जितने भी समय रुकना पड़े रुक सकते हैं। मैं जब मेंस का मेरा रिजल्ट आया पहली बार तो मुझे पता चला कि मेरा 1 मार्क्स से मेंस में नहीं हुआ है। उस साल जनरल की कट ऑफ 736 नंबर थी और मेरे 735 नंबर थे। उस दिन शायद जो है इस पूरी तैयारी में बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो 1 नंबर मेरा आ गया होता तो मैं इंटरव्यू मैंने दिया होता। मुझे मालूम था कि शायद उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि मुझे अपने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देना है, तो मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा दुखी इस बात का मैं दुखी हुआ कि मुझे इंटरव्यू देने को नहीं मिला, जो मेरा एक सपना था कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। 28 सितंबर 2021 को ये मुझे पता चला था कि मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर 2021 को अगला प्रीलिम्स था। अगले 2 दिन तक मैं यही सोच रहा था कि मुझे ये अगला मौका जो है 2-3 महीने बाद फिर से मिलने वाला है मेंस देने का, और इसमें सिर्फ एक पड़ाव है, ये है 10 अक्टूबर का प्रीलिम्स। इसके बाद फिर से मुझे ये मौका मिलेगा कि इस 1 मार्क से जहाँ से मैं लैग किया हूँ उसको मैं 100 मार्क्स 50 मार्क्स ऊपर लेकर के जा सकता हूँ। मेरी जो ये मोटिवेशन रही है, जो उस एक इंसिडेंट ने, काफ़ी सारे लोग 1 मार्क्स से जो है नहीं होता है तो अपनी किस्मत को ब्लेम करने लगते हैं, रोने लगते हैं। मेरे घर पे मैक्सिमम लोग ये बोल रहे थे कि अगर इसकी तबीयत नहीं ख़राब होती तो शायद इसी अटेम्प्ट में इसने क्लियर कर लिया होता। पहला अटेम्प्ट भी था, काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें फेवर में थी, फैक्टर्स फेवर में रहे होते, तबीयत ख़राब हो गई, भगवान नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं जिनको लोग ब्लेम करने लगते हैं। आपके अंदर, आपके पास एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स ऐसा हो सकता है कि आप इनसे फेल होंगे, लेकिन वो 1 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपको इस एग्ज़ाम में दूसरे साइड नहीं लेकर के आया है। ये आपके प्रिपरेशन की कमी थी जो आप कहीं ना कहीं आप दूसरे साइड हो। अगर मेरा वो 1 मार्क आ जाता और मैं इंटरव्यू दे भी लेता तो कहीं ना कहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि शायद मैं उस अटेम्प्ट अपने पहले अटेम्प्ट में वो डिज़र्व नहीं करता था। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि काफ़ी बारी जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो किस्मत नहीं, हमारी खुद की मेहनत करवा रही होती है। तो हमें अपनी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। फाइनली मैंने जब दूसरा अटेम्प्ट दिया, उससे पहले मेरा दूसरा अटेम्प्ट अगेन जो है दूसरा मेंस जब था, उसके पहले 15 दिन पहले मेरे जो है कज़िन की डेथ हो गई। मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर साल मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो मुझे इस एग्ज़ाम से दूर लेके जा रहा है। मैं 3 दिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा इस चीज़ को लेकर के। मैं जो है देख नहीं पा रहा था अपने आप को कि मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन वो जो 3-4 दिन का फेज़ रहा, जब मेरे भाई की डेथ हुई, और वो 3-4 दिन में जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली को देखा है, उन 3-4 दिनों के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि ये एग्ज़ाम क्रैक करना अब मेरे लिए नहीं, मेरे बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उसके बाद जब मेंस दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जो मुझे बाकी लोगों के लिए करना है उनके लिए। अब मुझे फाइनली एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। इस मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ा और फाइनली मुझे ये रिज़ल्ट हासिल हुआ है। मैंने जो इस प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें देखी हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम उसको लक बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम उसको बोलते हैं कि ये कंडीशन ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसी थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, चाहे वो तबीयत ख़राब होना हो, चाहे आपके भाई की, मतलब मेरे भाई की जो डेथ हुई वो हो, या फिर हमारे परिवार के किसी भी मेम्बर के साथ कुछ हैपनिंग्स ऐसी हो जाती हैं, या हमारे साथ भी हो जाती हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, यही इस एग्ज़ाम का जो है मेन की पॉइंट है, और यही इस एग्ज़ाम को मैं आपको क्लियर करवाने के बाद जो आप फेस करने वाले हो आगे लाइफ में, उसकी जो सीख है वो यहीं से शुरू होती है। यही आपको सिखाता है कि आप इस एग्ज़ाम में जब क्लियर करके एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे और डेली बेसिस पे जो आप प्रॉब्लम्स हैं उनसे सफ़र करोगे, तो आप कैसे डील करोगे, क्योंकि अभी आपकी लाइफ बहुत छोटी है। अभी आप लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पर्सनल हैं। एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम्स जो है एक सोसाइटी की होंगी, एक वो प्रॉब्लम एक डिस्ट्रिक्ट की होगी, एक वो प्रॉब्लम एक स्टेट की होगी, वो प्रॉब्लम एक पूरे के पूरे देश की होगी। तो जब तक हम अपने इश्यूज़ को सॉल्व करके एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, तब तक हम बाकी लोगों के इश्यूज़ सॉल्व करके उनको खुश नहीं रख सकते हैं। ये जो मोटिवेशन है ये इस एग्ज़ाम में आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जो भी जिस भी कंडीशन में, जिस भी फाइनेंशियल, जिस भी इकोनॉमिक, जिस भी सिचुएशन में आप हों, इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब हम अंदर से किसी भी चीज़ की चाहत रखते हैं तो वो ज़रूर मिलती है। शायद 1 साल, 2 साल या 4 साल बाद मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। इसलिए उसके लिए एफर्ट हमेशा कंसिस्टेंटली करते रहना है। थैंक यू।